बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी पर मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम, संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी। अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। बिल को इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। इस साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही ओबीसी सूची बना सकती है, जिसका केंद्र ने विरोध भी किया था। इससे पहले पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी आरक्षण दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बिल को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी सरकार और अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का केंद्र ने अधिकार दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ही सूची बना सकता है, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है कि आप ओबीसी सूची तैयार करिए, क्योंकि इसी मॉनसून सत्र में बिल को पास कराने की कोशिश में है केंद्र सरकार। और इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण एक बड़ा कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र के पास अधिकार है, लेकिन केंद्र ने अब राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि आप ओबीसी सूची तैयार करिए। जी अनूप, आपको आवाज आ रही है? तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अनूप आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ही इस सूची को तैयार कर सकता है। लेकिन अब केंद्र ने यह बड़ा दांव खेला है, राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि आप ओबीसी सूची तैयार करिए। विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम यूपी के जिलों जिलों में लगातार सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले महीने की 23 तारीख से खासकर ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर अयोध्या से शुरू किया गया है। और इन कार्यक्रमों की लगातार हो रही अपार सफलताओं की चर्चा पूरे देश भर के मीडिया में काफ़ी हो रही है, जिससे सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है, जो इस संबंध में उनकी लगातार होने वाली क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं आदि से साफ तौर पर आंका व समझा जा सकता है, और जिस पर प्रदेश की जनता व मीडिया की भी खास नज़र है। लेकिन बीएसपी के इस प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों की प्रयागराज, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, कासगंज, मथुरा व आगरा आदि जिलों में हुई भारी सफलता व प्रबुद्ध वर्ग की इसमें बड़ी जोशपूर्ण व जोरदार भागीदारी को भाजपा ने अब अपने लिए इसे खतरे की घंटी मान लिया है। ऐसी लोगों में ये पूरे उत्तर प्रदेश में यह आम चर्चा है, और ऐसा इसलिए भी ये प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि अब इन्होंने इस कार्यक्रम के विरुद्ध खुलकर सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। जबकि बीएसपी द्वारा प्रबुद्ध वर्गों के हो रहे सम्मेलन सरकारी अनुमति आदि के बाद ही तथा कोरोना के सरकारी नियमों का भी पूरी तरह से पालन करके ही आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत की तरह ही इस हो रहे कार्यक्रम पर अब नई शर्तें व पाबंदी आदि लगाकर इसे बांधना शुरू कर दिया है। जैसे कार्यक्रमों में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में कुछ जगह ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ का जो प्रशासन है तो उनको लिखकर तो नहीं दे रहा है, कुछ जगह लिखकर भी दे रहा है, कुछ जगह वर्बली बोल रहा है कि आपके कार्यक्रम में इतनी इतनी संख्या से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसकी बीएसपी
कड़े शब्दों में निंदा भी करती हैं। और ऐसी शर्तें केवल बीएसपी के ही विरुद्ध क्यों, ये भी सोचने की बात है। और इस मामले में केवल जातिगत द्वेष व राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करते हुए कल कासगंज के कार्यक्रम के बाद वहां बीएसपी के जिला पदाधिकारी व ब्राह्मण समाज के भी कुछ सम्मानित लोगों के खिलाफ जबरदस्ती केस दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसा वहाँ के लोगों का ये मानना है, कहना भी है, ताकि पार्टी के लोगों को डराया व ठंडा किया जा सके। बल्कि ऐसा करके इनमें बीजेपी के विरुद्ध और ज़्यादा गुस्सा व बीएसपी के प्रति और ज़्यादा जोश पैदा हो गया है। वैसे भी यहाँ ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि किसी भी चुनाव व कार्यक्रम आदि में बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों आदि के लिए यूपी व अन्य कहीं भी कोरोना नियमों की कोई पाबंदी नहीं है और उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रम में कोरोना नियमों के उल्लंघन व उनकी धज्जियां उड़ाने की भी पूरी छूट है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं, जो हमें यहाँ यूपी में बीएसपी के हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों में भी कुछ जगह देखने के लिए मिल रही हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जातिगत द्वेष व अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ कोरोना नियमों का भी पूरे तौर से राजनीतिकरण कर दिया है, जो ये अति निंदनीय भी है। इसके साथ ही यहाँ मैं सभी को ये भी आगाह करना चाहती हूँ कि बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग का ये कारवां ना तो अब रुकने वाला है और ना ही झुकने वाला है, बल्कि हर प्रकार के सरकारी अड़चनों, प्रताड़ना, शोषण व विरोध आदि का अब ये दलितों की तरह डटकर सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रबुद्ध समाज का ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम यूपी सरकार की इस प्रकार की नई जातिवादी व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि का सामना करते हुए न केवल आगे लगातार जारी रहेगा, बल्कि इसके स्वरूप को और ज़्यादा विस्तार प्रदान करने के लिए अब इसे गांव-गांव व घर-घर तक ले जाने की ब्राह्मण समाज से खास अपील भी करेगा। और इसका सही व जोरदार जवाब भाजपा को आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में जरूर देगा। और अब तो यूपी भाजपा सरकार की इस प्रकार की घोर द्वेषपूर्ण कार्रवाइयों से ब्राह्मण समाज को भी पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया है कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों व अक़लियतों की तरह अब ब्राह्मण समाज को भी अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ इन्हें जीने नहीं देना चाहती है। ऐसा अब आम चर्चा है ब्राह्मण समाज में, अब ये भी महसूस करने लगा है। तो इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। दरअसल बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है जगह जगह। सबसे पहले शुरुआत हुई अयोध्या से, उसके बाद कासगंज में जब ये प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया तो वहां पर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की है। बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि पहले परमिशन ली गई थी, उसके बाद ही आयोजन किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और एफआईआर दर्ज की जा रही है बीएसपी कार्यकर्ताओं पर और कुछ प्रबुद्ध जो व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनके खिलाफ। और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण विरोधी पार्टी है बीजेपी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कोरोना नियमों का राजनीतिकरण किस तरह से यहां पर किया जा रहा है, ये भी कासगंज में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा कि बीजेपी को अगले चुनाव में इसका जवाब मिल जाएगा, ब्राह्मण समाज बीजेपी को इसका जवाब देगा।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। सारा ये मामला जो है, जो कासगंज में यहां पर जो प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, वहां पर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आरोप लगाया गया कि वहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक से आ रही है। यहां पर महिला हॉकी टीम की हार हो गई है। निराशाजनक ये खबर टोक्यो ओलंपिक से आई है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से परफॉर्मेंस की है महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने, वो तो काबिले तारीफ है। लेकिन यहां पर अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया है। काफी टफ ये मुकाबला रहा। मैच जब शुरू हुआ उसके 1.5 मिनट के अंदर ही भारत ने अपना पहला गोल दाग दिया था। लेकिन अब ये दुखद खबर कि टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर आ रही है कि महिला हॉकी टीम को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से यहां पर हरा दिया है। महिला हॉकी टीम की हार हो गई है, लेकिन जिस तरह से इतिहास पहले ही रच चुकी है महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचकर, लेकिन ये दुखद खबर में पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो खुद मौजूद थे, उनके साथ गाजीपुर की पुलिस थी, गाजीपुर के जिला अधिकारी का आदेश था। लोकल असिस्टेंट के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस भी उनके साथ में थी। मुख्तार अंसारी के वकील भी मौके पर मौजूद थे। पहले उनको तस्दीक कराई गई है फ्लैट के अंदर कौन कौन सा सामान मौजूद था। उसके बाद अब देख सकते हैं आप, अफशा अंसारी के इस फ्लैट को सील किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध, अवैध कामों और आतंक से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का काम चल रहा है। जिला अधिकारी गाजीपुर के आदेश के बाद यह जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वाराणसी जोन में अब तक मुख्तार अंसारी के गैंग की 350 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और अब ये लखनऊ में उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। मऊ, गाजीपुर, 350 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह इंटर स्टेट 191 IS 191 की संपत्तियों को जब्त करने का सिलसिला जारी है। गाजीपुर के सीओ सिटी ओजस्वी चावला मौके पर मौजूद हैं, जो वहां के जिला अधिकारी का संदेश लेके आए हैं। यहां पर लखनऊ के डीएम को वो रिसीव कराया गया है। लोकल पुलिस से असिस्टेंस लिया गया है। लखनऊ की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से 10वें फ्लोर पे मेट्रो सिटी अपार्टमेंट पेपर मिल कंपाउंड का 10वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर A2 जो अफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बताया जाता है, उसको सील कर दिया गया है, मुहर लगाई जा रही है और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उसको जब्त किया जा रहा है। प्रक्रिया के तहत पहले मुनादी करवाई गई है लाउड हेलर से, ढोल बजाकर यहां लोगों को जानकारी दी गई है। बताया गया है कि किस अपराध में निरुद्ध हैं मुख्तार अंसारी और उनके गैंग की मेंबर उनकी पत्नी अफशा अंसारी। लोगों को यहां पर जानकारी दी गई है, विधिक प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उसके बाद मुख्तार अंसारी के वकील को साथ लेकर फ्लैट नंबर A2 10वें फ्लोर पर पुलिस गई है। घर के अंदर कौन कौन से सामान रखे हुए थे उसकी तस्दीक करवाई गई है और उसके बाद अब देखिए इस फ्लैट को सील किया जा रहा है। जिला अधिकारी गाजियाबाद की आज्ञा के बाद इस फ्लैट को सील किया जा रहा है। अपराध, आतंक और अवैध कामों से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। बताया जाता है मुख्तार अंसारी के गैंग IS 191 की करीब 350 करोड़ की संपत्तियां मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में जब्त की जा चुकी है और अब ये राजधानी लखनऊ में अफशा अंसारी के नाम जो फ्लैट है उसको जब्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस फ्लैट में पहले से ही कई सरकारी नोटिसें लगी हुई हैं। इसी फ्लैट में मुख्तार अंसारी का पुत्र अब्बास और उमर भी रहा करते थे। कई मामलों में वो भी आरोपी हैं, लिहाजा अलग अलग कोर्ट्स और सक्षम अधिकारियों के नाम से जारी की गई नोटिस भी इस फ्लैट के दरवाजे पर देखी जा सकती हैं। और अब ये आखिरी मुहर लग रही है पुलिस प्रशासन की ओर से इस फ्लैट को जब्त करने के लिए। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत
एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जारी है। अलग अलग शहरों में मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियां जब्त की गई हैं और अब संपत्तियां जब्त करने की ये कार्रवाई मऊ, गाजीपुर, वाराणसी से होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। फ्लैट के नीचे मुनादी करवाई गई है, लाउड हेलर से जानकारी दी गई और उसके बाद अब ये जब्त करने की कार्रवाई जारी है। सरकारी सील, सरकारी फरमान, ये आदेश है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की यह संपत्ति अब जब्त कर ली गई है। अब ये सरकार के कब्जे में आ जाएगी। डीएम गाजीपुर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई अंतिम दौर में है। गाजीपुर के तो लखनऊ के गोमती नगर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक घर है, जो मकान है, उसको सीज कर लिया गया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।